हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है मासिक धर्म, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स की क्या उपस्थिति होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन कौन से फेजेस हैं, ये सब पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली स्टार्टेड 12 to 15 ईयर एज। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली स्टार्टेड 12 to 15 ईयर एज, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 12 से 15 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। 12 से 15 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हर मंथ आता है, ये हर मंथ आता है लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखते हैं, और इसको कई नामों से भी जाना जाता है। इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसका हिंदी प्रचलित नाम है माहवारी, रजस्राव, रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड, ये सब के नाम से जाना जाता है। और गांव में इसे मतलब तारीख आना, महीना आना, ये सब भी कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल menstrual cycle basically started 12 to 15 ईयर एज। देखो, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 12 से 15 साल की उम्र में आना प्रारंभ हो जाता है। 12 से 15 साल की उम्र में आना प्रारंभ हो जाता है गर्ल्स में। तो इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे रजोधर्म, रजस्राव, माहवारी, पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और कई नामों से भी जाना जाता है इसको। ये देखो, जब ये 12 से 15 साल की उम्र में ये प्रारंभ होता है गर्ल्स में, तो इसको क्या कहा जाता है? जब शुरुआत होता है, देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्टेड होता है, मतलब स्टार्ट होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इस दौरान इसको क्या कहा जाता है? मेनार्ची कहा जाता है। सॉरी, ये नहीं चल रहा है। मेनार्ची। देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 से 15 साल की उम्र में जब प्रारंभ होता है, 12 से 15 साल की उम्र में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? मेनार्ची। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जैसे कि 12 से 15 साल की उम्र में, तो इसको मेनार्ची कहा जाता है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जब ये समाप्त होने वाला होता है, जैसे कि 45 to 50 एज, 45 से 50 साल तक के बीच में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड हो जाता है, तो इसको मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज 45 से 50 साल की उम्र में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड होता है, तो इसको मेनोपॉज कहा जाता है। ये था। अब इसमें हार्मोन्स की क्या स्थिति है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स की क्या स्थिति है, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें हार्मोन्स की उपस्थिति, हार्मोन्स की उपस्थिति क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? इसमें कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? तो देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहले तो हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस। देखो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। देखो,
ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है ये ब्रेन के अंदर होता है, यानी कि ये ब्रेन में होता है। ब्रेन में ये कहाँ होता है? ये ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। अब ये क्या करता है? ये कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? अब ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज करेगा। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज करेगा। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को रिलीज करेगा। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है वो कहाँ जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होता है वो किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, उसको बोलेगा तुम उसको मतलब एक्साइट करेगा हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। हार्मोन्स रिलीज करने के लिए जो गोनेडोट्रोपिन होता है वो अब कहाँ जाएगा? अब वो ये अब कहाँ मतलब कि जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है अब ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्रंथि। देखो अब ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, कहेगा कि तुम हार्मोन्स रिलीज करो, इसको हार्मोन्स रिलीज करने के लिए कहेगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या रिलीज करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? एफएसएच और एलएच हार्मोन, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये क्या रिलीज करेगा? एफएसएच और एलएच, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करेगा एफएसएच हार्मोन्स और एलएच हार्मोन्स, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और क्या रिलीज करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। देखो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड पहले हम लोग कहाँ देखे थे? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये ब्रेन के अंदर होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ब्रेन के अंदर होता है। अब ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को। और फिर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स वो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, उसको कहता है कि तुम हार्मोन्स रिलीज करो। तो कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? एफएसएच और एलएच हार्मोन, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है ये ओवरी में जाकर मतलब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स अब कहाँ जाएगा? ये अब फॉलिकल और स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या हार्मोन्स ओवरी में जाकर उसको प्रोस्टेजन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज करने के लिए उत्तेजित करेगा। देखो अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, अब ये कहाँ पर जाएगा? अब ये ओवरी में जाकर प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए उत्तेजित करेगा। देखो हम लोग कहाँ से देखे थे? सबसे पहले स्टार्टिंग से देखे थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली स्टार्टेड 12 to 15 ईयर एज,
यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 12 से 15 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाता है और इसको कई नामों से जाना जाता है। और फिर जब ये शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है तो उसको मीनाक्षी कहा जाता है, और जब ये खत्म होने वाला होता है, जैसे कि 45 से 50 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है, तो इसको मेनोपॉज कहा जाता है। तो फिर अब इसमें हार्मोन्स की क्या स्थिति थी? अब इसमें हार्मोन्स की जो स्थिति थी, जैसे कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड से स्टार्ट होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि वो ब्रेन में पाया जाता है। अभी जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाकर कहता है कि तुम हार्मोन्स रिलीज करो। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एक एफएसएच होता है, एलएच, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करते हैं। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं, ये ओवरी में जाकर प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए उत्तेजित करेगा। तो ये था मतलब हार्मोन्स की स्थिति यही। अब हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के बारे में। मासिक धर्म के चरण कौन कौन से हैं? मासिक धर्म के चरण, मासिक धर्म क्या है और इसमें हार्मोन्स की क्या उपस्थिति है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें क्या देखेंगे? इसके फेजेस देखेंगे। फेजेस, इसके कौन कौन से चरण होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। अब इसके फेजेस के बारे में पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल फेजेस, यानी कि मासिक धर्म के चरण। मासिक धर्म के चरण कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मासिक धर्म के चरण कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज। और दूसरा कौन सा है? फॉलिकुलर फेज। और तीसरा कौन सा है? ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज। और चौथा कौन सा है? ल्यूटल फेज। ये 4 प्रकार के चरण होते हैं। मासिक धर्म के 4 चरण होते हैं। फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज, और फॉलिकुलर फेज, तीसरा है ओव्यूलेशन फेज, और चौथा है ल्यूटल फेज। अब इसमें देखेंगे चारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मेंस्ट्रुअल फेजेस में। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? देखो, ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ये क्या होता है? ये ब्लीडिंग का टाइम होता है। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ये ब्लीडिंग का टाइम होता है। अगर गर्भधारण नहीं होता है तो यूट्रस की परत जो होती है वो गिरने लगती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वो रक्तस्राव का समय होता है। बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 1 से 5 दिन तक होता है। बेसिकली 5 दिन तक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, है 5 दिन तक माना जाता है। लेकिन वो किसी में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, किसी का 5 दिन तक पूरा रहता है, और किसी और मतलब बेसिकली 5 दिन तक माना जाता है। अब वो किसी का अलग से प्रॉब्लम रहे, जैसे किसी का 1-2 महीने बाद आता है, 3 महीने बाद, और किसी का साल भर नहीं आता, तो उसको वो अपना डॉक्टर से दिखाएं। लेकिन इसका बेसिकली 1 से 5 दिन तक माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो डॉक्टर को दिखाएं। तो इसका ये ब्लीडिंग का टाइम होता है। जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो 1 से 5 दिन तक होता है, 5 डेज। ये 1 से 5 दिन तक होता है, और ये 5 से 14 दिन तक होता है।
और ये 14 से 15 दिन तक होता है ओव्यूलेशन फेज। और ल्यूटल फेज 15 से 28 दिन तक होता है। जो ल्यूटल फेज है वो 15 से 28 दिन तक होता है। तो अब मेंस्ट्रुअल फेज है जो ये ब्लीडिंग का टाइम होता है, इस टाइम पर रक्तस्राव होता है, बेसिकली 5 दिन तक माना जाता है। और इसमें अगर गर्भधारण नहीं होता है तो यूटरस की परत जो होती है वो गिरने लगती है। गर्भधारण नहीं होता तो यूटरस की परत गिरने लगती है। और फिर इसमें एस्ट्रोजन्स और प्रोस्टेजन्स जो हॉर्मोन्स है उनका स्तर गिरता है। अगर गर्भधारण नहीं होता तो एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन्स का जो मात्रा है वो घटता है। देखो ये क्या है, रक्तस्राव का समय है। रक्तस्राव का समय, देखो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये रक्तस्राव का समय होता है। इसमें अगर गर्भधारण नहीं होता तो यूट्रस की परत गिरने लगती है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो हार्मोन्स होता है उसका स्तर घट जाता है। ये था मेंस्ट्रुअल फेजेस। अब दूसरा क्या है, फॉलिकुलर फेज। 5 से 14 दिन तक जो फॉलिकुलर फेज है ये 5 से 14 दिन तक। इसमें क्या होता है, जो एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फॉलिकुलर्स को परिपक्व करता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी कि एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अंडाशय में फॉलिकुलर्स को क्या करता है, परिपक्व करता है। और एस्ट्रोजन बढ़ता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है। और एंडोमेट्रियम दोबारा बनने लगता है। एंडोमेट्रियम दोबारा बनने लगता है। देखो फॉलिकुलर फेज जो होते हैं वो 5 से 14 दिन तक होता है। और इसमें एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फॉलिकल्स को परिपक्व करता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स इसमें बढ़ता है। और एंडोमेट्रियम दोबारा से बनने लगता है। तो ये था फॉलिकुलर फेज। और थर्ड क्या है, ओव्यूलेशन फेज। 14 से 15 दिन तक होता है। ओव्यूलेशन फेज कब तक होता है, 14 से 15 दिन तक। तो ये क्या होता है, देखो 14 से 15 दिन तक ये प्रेगनेंसी का सबसे एग्जैक्ट टाइम होता है। इसमें जो मैच्योर एग होते हैं वो अंडाशय से बाहर निकल के आते हैं। एलएच सर्च के कारण मैच्योर एग अंडाशय से निकलते हैं। देखो इसमें जो होता है ओव्यूलेशन फेज में मैच्योर एग अंडाशय से निकलता है। ये ओव्यूलेशन फेज में मैच्योर एग जो होता है वो अंडाशय से निकलता है। यही प्रेगनेंसी का सबसे एग्जैक्ट टाइम होता है। 14वां दिन प्रेगनेंसी का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। गर्भधारण का सबसे उपयुक्त समय कौन सा, 14वां दिन माना जाता है। पीरियड के 14वां दिन ये प्रेगनेंसी का सबसे एग्जैक्ट टाइम है। और ये 14 से 15 दिन तक होता है। 14 से 15 दिन यानी कि 14वां दिन जो होता है वो प्रेगनेंसी का सबसे एग्जैक्ट टाइम होता है। इसमें क्या होता है, जो मैच्योर एग होते हैं, मैच्योर एग अंडाशय से बाहर निकलते हैं। इसमें मैच्योर एग अंडाशय से बाहर निकलते हैं। तो ये था ओव्यूलेशन फेज। और चौथा क्या है, ल्यूटल फेज, जो कि 15 से 28 दिन तक है। ल्यूटल फेज जो है 15 से 28 दिन तक है। इसमें जो है कॉर्पस ल्यूटियम
अंडाणु के बाद जो भी बचा भाग होता है वो क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। अंडाणु के बाद जो भी बचा भाग होता है, अंडाणु के बाद जो भी बचा भाग होता है, जो भी बचा भाग होता है, अंडाणु के बाद जो भी बचा भाग होता है वो क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन 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 बनाता है। देखो, अंडाणु के बाद जो भी बचा भाग होता है वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। और इसमें यदि गर्भधारण होता है तो प्रोजेस्टेरॉन बनने लगता है। यदि गर्भधारण हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन बनने लगता है। यदि गर्भधारण नहीं हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जो होता है वो घट जाता है और फिर से मासिक धर्म शुरू हो जाता है। फिर से मतलब अगले मंथ के लिए तैयार हो जाता है, ब्लीडिंग होने के लिए। अगले महीने के लिए मासिक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अगले महीने के लिए मतलब स्टार्ट हो जाता है। इसमें अगर गर्भधारण हो रहा है, गर्भधारण हो रहा है तब प्रोजेस्टेरॉन बनता है। तब प्रोजेस्टेरॉन बनता है। और अगर नहीं हो रहा है, अगर नहीं, तो इस प्रोजेस्टेरॉन का स्तर घटता है। देखो, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन लिखे नहीं है तो आप लोग समझ जाइएगा। देखो, ल्यूटेल फेज में अंडाणु के बाद जो भी बचा भाग होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, अंडाणु के बाद जो भी बचा भाग होता है वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। और यदि गर्भधारण हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन बनता है। और यदि गर्भधारण हो रहा है, यदि गर्भधारण हो रहा है तभी प्रोजेस्टेरॉन बनेगा। अगर गर्भधारण नहीं हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर घट जाएगा और फिर क्या होगा, फिर वो अगले मंथ के लिए स्टार्ट हो जाएगा, मासिक धर्म स्टार्ट हो जाएगा अगले मंथ के लिए। तो ये था, हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस पढ़ चुके हैं चारों। मेंस्ट्रुअल फेजेस फर्स्ट है जो कि 1 से 5 दिन तक होता है, ये रक्तस्राव का समय होता है। और दूसरा है फॉलिकुलर फेज जो कि 5 से 14 दिन तक होता है। इसमें एफएसएच जो है वो फॉलिकल्स को परिपक्व करता है और एस्ट्रोजन्स बढ़ने लगता है और एंडोमेट्रियम दोबारा बनने लगता है। और फिर ओव्यूलेशन फेज है जो कि 14 से 15 दिन तक, ये प्रेगनेंसी का सबसे एग्जैक्ट टाइम होता है। इसमें मैच्योर एग जो होता है वो अंडाशय से बाहर निकलता है। और फिर ये ल्यूटेल फेज है जो कि 15 से 28 दिन तक होता है। इसमें अंडाणु के बाद जो भी बचा भाग होता है वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। और प्रोजेस्टेरॉन तभी बनेगा जब गर्भधारण होगा। अगर नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर घट जाएगा। तो ये था, हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है ये पढ़े हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स की क्या उपस्थिति है ये पढ़े हैं और इसमें इसके फेजेस के बारे में पढ़े हैं। एक बात और था, जो था एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो फॉलिकल सेल्स को वो मतलब वृद्धि करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फॉलिकल सेल्स को वृद्धि करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वो एंडोमेट्रियम की परत को, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो एंडोमेट्रियम की परत को मोटा करता है ताकि जो भ्रूण है वो गर्भाशय में आ सके। और जो प्रोस्टेजन हार्मोन है, प्रोस्टेजन हार्मोन्स वो एंडोमेट्रियम को गर्भधारण के लिए बनाता है, एंडोमेट्रियम को गर्भधारण के लिए बनाता है। ये था एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोस्टेजन हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं, तो ये हम लोग देखे हैं और इसके फेजेस के बारे में पढ़े हैं। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक के बारे में। और ऐसी और जानकारी लेने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।